व्यवस्था नहीं करना चाहिए। ऐसा आप नहीं करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो आज आपके बीच बहुत ही बेहतरीन लेक्चर आपको केमिस्ट्री का लेके आए हैं और आज का जो लेक्चर होगा बेटा 50 का 50 क्वेश्चन आपको आज फिर केमिस्ट्री का लेक्चर लाया गया है। ये लेक्चर अभी से आपका ये महाभारत कहते हैं, ये आपको ब्रह्मास्त्र का लेक्चर है। मैंने बोला था सिर्फ कैस्ट्रॉल एक्टिव का बेहतरीन 3x प्रोटेक्शन रखे आपके इंजन को हमेशा फिट। कैस्ट्रॉल एक्टिव विद 3x प्रोटेक्शन। ब्रह्मशास्त्र का ये लेक्चर है और इसमें आपको 50 क्वेश्चंस को हम 50 मिनट में डील करते हुए नजर आएंगे। 50 क्वेश्चन 50 मिनट, 50 क्वेश्चन 50 मिनट, यानी 50 मिनट में 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देना है और 50 क्वेश्चन बना के 50 मिनट में ये दिखा देंगे कि आप अगर 2 घंटा में 100 क्वेश्चन का टारगेट हमको दीजिएगा तो हम आराम से आपका 1.5 घंटा में बना के कंप्लीट करके बैठे हुए रहेंगे। तो चलिए लेट अस स्टार्ट नाउ। बिल्कुल स्टार्ट करना है, टाइम बिल्कुल कम गमाते हुए हमको बिल्कुल प्लेटफॉर्म पर आ जाना चाहिए कि भाई करना क्या है। तो जो करना है उसकी ओर अग्रसर हो जाना चाहिए, तभी काम चलेगा। लेकिन सबसे पहली चीज तो कहना भूल गया, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा। लास्ट समय है बेटा, अंत भला तो सब भला, ये आपको जानना होगा। अंत भला तो सब भला, तो अंत भला होगा तो सब क्या होगा, भला ही होगा। तो अंत समय में भला भलाई का चीज चलना चाहिए, ये भोले बाबा की कृपा से अच्छा ही होगा। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन भी भाग गया है नाम लेते ही, और मैक्सिमम क्वेश्चन अब आप लोग प्रैक्टिस कर चुके होंगे। मैं जो जो चीज़ इसमें बताऊंगा ध्यान से सुनते रहिएगा, इस लेक्चर में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। अगर कम समय में बेहतर प्रिपरेशन करके अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं तो इस लेक्चर को बीट मत कीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, मैथ का भी। और 50 क्वेश्चन से कम का नहीं लाएंगे, 50 क्वेश्चन लाएंगे 50 मिनट, 50 क्वेश्चन 50 मिनट चलेगा। तरीका वही रहेगा, सारा चीज़ वही रहेगा, समय को कैसे बॉन्ड करके लाएंगे वो आपको देखना होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हुआ, कहता है कि नीला थोता, नीला थोता इट मींस क्या बेटा, ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल का रासायनिक नाम है, तो रासायनिक नाम बेटा कॉपर सल्फेट होता है। ब्लू विट्रॉल का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट, फार्मूला CuSO4, कैल्शियम सल्फेट फार्मूला CaSO4, सोडियम सल्फेट फार्मूला Na2SO4 और आयरन सल्फेट FeSO4। तो कौन सा होगा, तो कॉपर सल्फेट इज योर करेक्ट आंसर। हमने इसके विषय में बहुत कुछ पहले नीला थोता के विषय में, लाल थोता के विषय में, आपको व्हाइट थोता के विषय में सारा चीज बता चुके हैं। तो आप पहले वाले लेक्चर को देखिए, उसमें सारा एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज रुकने और थमने का नाम नहीं लेना है, तब जब तक परीक्षा नहीं होगा तब तक रुकने और थमने का नाम नहीं लेना, बिल्कुल करेंट की तरह आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित यानी क्या, बिना आवेश वाला, आवेश रहित यानी क्या, बिना आवेश वाला, इट मीन्स क्या, चार्जलेस, इट मीन्स क्या, चार्जलेस। इसमें से कौन चार्जलेस सब्सटेंस है, तो आपको पता होना चाहिए ये आपका निगेटिवली चार्ज है, ये आपका निगेटिवली चार्ज सब्सटेंस होता है। प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंस होता है, पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंस होते हैं प्रोटॉन हमारे नहीं। और इसका प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, तो प्रोटॉन पर रिलेटिव चार्ज आपका +1 होता है। ऐसे एब्सोल्यूट चार्ज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन पर रिलेटिव चार्ज आपका -1 होता है। एब्सोल्यूट चार्ज जो इस पर होगा वो आपको माइनस में 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। ठीक है। न्यूट्रॉन आपका क्या होता है, न्यूट्रल पार्टिकल्स होता है, नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं पाए, नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी क्वेश्चन आपका क्या होगा, बिल्कुल खत्म हो गया। हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। ये भी क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं अच्छी तरह से। कहता है पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है, तो बेटा +4 डिग्री सेल्सियस पर। +4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा जाइएगा, +4 डिग्री सेल्सियस से कम जाइएगा तो इसका घनत्व आपको कमने और बढ़ने लगता है। मैक्सिमम डेंसिटी जो वाटर का होता है वो आपको +4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, प्लस में। ठीक है।
अब कहता है कि नाभिक में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या होता है। बेटा न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है तो आपको पता होगा, न्यूक्लियस जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज, यानी न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन के पास चार्ज होता है। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो जो प्रोटॉन का चार्ज होगा तो प्रोटॉन का मास, तो प्रोटॉन का मास कितना होता है बेटा, तो 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और न्यूट्रॉन का मास हमारा कितना होता है, तो न्यूट्रॉन का मास होता है 1.675 इंटू 10⁻24 ग्राम। लगभग आपको न्यूट्रॉन का मास जो होगा वो प्रोटॉन के बराबर होगा, लेकिन थोड़ा सा न्यूट्रॉन का मास आपको प्रोटॉन के मास से क्या होता है, मास जो होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो नाभिक में क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है। नाभिक आपका ये आपका जो न्यूक्लियस होगा नाभिक, वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होगा। तो किसके मास होंगे, तो नाभिक का मास कैसे निकालेंगे, मास नंबर, तो न्यूक्लियॉन्स के बराबर। और न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया। ये भी क्वेश्चन आपको 100% क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो जरा ध्यान से देखिएगा। कहता है क्वेश्चन कि टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण से हुआ है। बहुलीकरण यानी क्या, आपका पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन हम पढ़ाए हैं कि बहुत सारे मोनोमर, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन क्या होता है ये आपको, तो बहुत सारे एकलक जो होता है, बहुत सारे एकलक को जब आपस में क्या कर जाते हैं, आपस में क्या करेंगे, बहुलीकरण करवा देंगे। बहुलीकरण करवाएंगे तो यही एकलक क्या हो जाएगा, बहुत सारे एकलक आपस में जुड़ जाएंगे। n टाइम्स ये जुड़ गया, जहाँ पर n का संख्या बहुत ज़्यादा होगा। क्या होगा, n का संख्या जो होगा बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आपको पॉलीमराइजेशन से आपका बन जाएगा। तो कहता है कि टेफ्लॉन का निर्माण किसके बहुलीकरण से हुआ है, तो टेफ्लॉन का निर्माण जो बेटा होता है उसमें दो चीज़ पाए जाते हैं। एक आपको बेंजीन ग्रुप का रहता है, और दूसरा जो आपका ग्रुप इसमें पाया जाएगा, टेफ्लॉन पूछ रहा था ना, टेफ्लॉन में CF2 होता है। इसका जो मोनोमर होगा, एक सेकेंड मैं इसको समझा दूं, ये टेफ्लॉन का नहीं, इसमें आपका क्या होता है, मोनोमर इसका CF2 डबल बॉन्ड CF2 मोनोमर होता है। इसको पॉलीमराइज करवाइएगा तो आपका ये डबल बॉन्ड यहाँ से क्या करेगा, एक बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, टूटेगा तो C, एक F ऊपर चला जाएगा, एक F नीचे आ जाएगा, एक बॉन्ड बचेगा। ये जो बॉन्ड टूटा वो इधर एक बढ़ जाएगा, इधर C हो जाएगा, इधर F हो गया, इधर F हो गया, इधर F हो गया। और ये कितने टाइम्स हो जाएंगे, n टाइम्स हो जाएंगे। ठीक है, और यही आपका क्या कहलाता है, तो टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण से हुआ, तो इसके बहुलीकरण से हुआ। किसका, CF2 के बहुलीकरण से हुआ। तो टेफ्लॉन नामक, और इसका नाम क्या होता है, तो पॉलीइथम, क्या होता है, पॉलीटेट्रा पॉलीइथाइलिन। इसका नाम क्या होगा, तो पॉलीटेट्रा पॉलीइथाइलिन। हिंदी में भी यही नाम होगा इसका बेटा, बिल्कुल जो हम बोल रहे हैं, जैसे अमन का नाम अमन होता है, वैसे आपका पॉलीटेट्रा पॉलीइथाइलिन इसका नाम होगा। तो ये कौन सा है, तो इथाइलिन। किससे, इथाइलिन। इसको हम लोग पॉलीटेट्रा पॉलीइथाइलिन PTPE भी बोलते हैं, PTPE भी बोलते हैं, PTPE। ठीक है, PTPE, पॉलीटेट्रा पॉलीइथाइलिन, पॉलीटेट्रा पॉलीइथाइलिन। ठीक है, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इथाइलिन इज योर करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि अम्लीय विलयन के pH का मान होता है। तो बेटा pH स्केल हम पढ़े हैं, pH स्केल हम लोग पढ़े हैं, और pH स्केल में ये आपका 7 होता है, ये आपका न्यूट्रल होता है। ये आपका क्या होता है, न्यूट्रल होता है, जो आपका उदासीन होता है। ये बिल्कुल क्या होगा, उदासीन होगा। एक तरफ अंकित 24 रहता है, 14 रहता है, एक तरफ अंकित आपका 1 रहता है, 0 नहीं रहता है। इधर से जब इधर आप बढ़िएगा तो ये आपका एसिडिक होगा, 0 होगा, ये आपका 0 होगा। ठीक है, ये आपका एसिडिक होगा, अम्लीय हो जाएगा। और इधर से 7 से इधर जब बढ़िएगा तो ये आपका बेसिक हो जाएगा, यानी क्षारीय हो जाएगा। ये आपको क्षारीय हो जाएंगे, और ये आपको इधर जब चलेंगे तो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। इधर आपका अम्लीय हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो कहता है अम्लीय विलयन के अम्लीय विलयन के pH का मान क्या होगा, तो हमेशा 7 से कम होगा। हमेशा क्या होगा, 7 से, प्रायः यह सदा क्या होगा, 7 से कम ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है वे आयन, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है क्या कहलाता है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन का संख्या जब समान होगा तो उसको
न्यूट्रॉनिक। ये आपका इलेक्ट्रॉन का संख्या, इसमें न्यूट्रॉन का संख्या समान है, इसको हम लोग आइसो न्यूट्रॉनिक बोलते हैं, आइसो न्यूट्रॉनिक। और इसमें किसका संख्या समान होता है, तो इसमें आपका न्यूट्रॉन का संख्या समान होता है। न्यूट्रॉन का संख्या क्या होता है, समान होता है, न्यूट्रॉन का संख्या समान होता है, ठीक है। ये आपको क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। हमने पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन लास्ट में दिया था आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट का, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या समान होता है, क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है, इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होता है, समान होता है, ये होता है। और ये आपका दिया हुआ है समस्थानिक, समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक मास अलग होगा। ये होता है आइसोभार, आइसोबार। इसमें क्या होगा, तो एटॉमिक नंबर यानी जेड आपका सेम होगा, समान होगा, और ए आपके डिफरेंट होंगे, ए क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ए आपका भिन्न होगा। और इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें आप जब लिखेंगे तो आइसोबार में ए आपका सेम होगा, एटॉमिक मास आपके सेम होंगे, और ये आपको जेड क्या होगा, एटॉमिक नंबर आपका डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा सारे के सारे ऑप्शन। कहता है वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या जहाँ समान होगा वो आपको क्या कहलाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा। और जिसमें आपका न्यूट्रॉन का संख्या समान होगा उसको आइसो न्यूट्रॉनिक बोलेंगे। आइसोटॉप्स नाम से क्लियर, आइसो मतलब सेम और टॉप्स मतलब नंबर, क्या एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक मास अलग होगा। जेड से एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और ए से एटॉमिक मास को या मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। समभारिक नाम से ही क्लियर है, सम मतलब क्या, समान, और भारिक मतलब भार, जिसका भार समान हो, एटॉमिक मास समान होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे। अब कहता है रेडियो सक्रियता की इकाई है, रेडियो सक्रियता का इकाई है, यानी रेडियो एक्टिविटी जो आप पढ़े हैं वो रेडियो एक्टिविटी का यूनिट पूछ रहा है बेटा, रेडियो कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ 15% एक्स्ट्रा। एक्टिविटी का इकाई है, यानी रेडियो सक्रियता का इकाई यानी यूनिट क्या है, तो रेडियो सक्रियता को बेटा किस में मापा जाता है, तो क्यूरी में मापा जाता है। क्योंकि रेडियो सक्रियता को खोजने का काम ही क्यूरी परिवार से किया गया था। जब क्यूरी परिवार से किया गया इसलिए रेडियो सक्रियता का मेजरमेंट भी किस इकाई में करते हैं हम लोग, तो यूनिट आपका क्यूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और इसके बाद तो एक थैंक यू बनता है, और आप लोग बिल्कुल समझ पा रहे होंगे बेटा 50 क्वेश्चन इन 50 मिनट, 50 क्वेश्चन इन 50 मिनट, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र में हम लोग चल रहे हैं। और ये ऐसे शस्त्र होते हैं जिसका चलाना जानेंगे तो वापस करना भी जानेंगे, ठीक है। इसको वापस करना नहीं सीखेंगे तो कैसी दुर्दशा होगी, शायद आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो गुरु द्रोणाचार्य का जो पुत्र था अश्वत्थामा, याद होगा, जब वो क्या किया था, ब्रह्मास्त्र को चला दिया था आवेश में आके अर्जुन की पत्नी के गर्भ पे, तो उसके बाद कृष्ण भगवान उसका रक्षा कर दिए थे। उसका दिशा मोड़ने के लिए कहा गया था, तो दिशा मोड़ना जानता था, लेकिन दिशा मोड़ के भी क्या किया था वो आपको पता है, तो आज तक जिंदा होके वो कलयुग में भटक रहा है, कष्ट में घूम रहा है। तो वैसे हम लोग को नहीं करना है, ये शास्त्र की बात है, ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ ब्रह्मास्त्र का चर्चा हो रहा था। चलिए अब जो भी होगा सही वो तो बुक जानेगा, ये हम नहीं जानते, हम साइंस के टीचर हैं। क्या कहता है कि वायु में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होता है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा, नाइट्रोजन कितना होता है 78%, ऑक्सीजन कितना होता है वायु में आपका, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन आपको 21% होता है, और 1% यानी बचा हुआ जितने भी गैसेज होते हैं, बचा गैसेज जितने भी होगा, रेस्ट गैस जो होगा वो सारे के सारे रेस्ट गैसेज जो होंगे हमारे, रेस्ट गैस से आपको कितना होगा, तो 1% में सम्मिलित होगा। तो सबसे ज़्यादा कौन है हमारे एटमॉस्फेयर में, सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन कितना 21%, और बचा हुआ सारे गैस 1% में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है। आपको मेटल दिया गया है, उसमें पूछ रहा है कि सबसे कठोर कौन है, तो सबसे कठोर बेटा प्लेटिनम होता है। सबसे कठोर इसमें क्या होगा, सोना, लोहा और सीसा से भी ज्यादा कठोर कौन होता है आपका, तो प्लेटिनम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है, नॉन स्टिकी बर्तन, यानी वैसा बर्तन जो आपस में न चिपके, वैसा बर्तन जो आपस में न चिपके, तो कहता है नॉन स्टिकी बर्तन के निर्माण में प्रयुक्त प्लास्टिक है। नॉन स्टिकी बर्तन जो होगा उसके निर्माण में हम लोग किस प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, तो नॉन स्टिकी बर्तन के निर्माण में हम लोग बेटा बेकेलाइट का प्रयोग करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, बेकेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, बेकेलाइट का। और इसी की मदद से आपको जो बोर्ड बनाया जाता है, इलेक्ट्रिक का बोर्ड हो गया, इसी की मदद से हम लोग स्विच बनाते हैं, जो इलेक्ट्रिक स्विच होता है, ये सब जितने भी हैं इसी की मदद से आपको फ्यूज बनाया जाता है।
ये सब किसकी मदद से बनाया जाता है? तो बेकेलाइट की मदद से बनाया जाता है। इसके दो आपके मोनोमर होते हैं, इसके क्या होते हैं? तो दो आपके मोनोमर होते हैं, एक आपका फेनॉल होता है और दूसरा आपका HCO होता है। क्या होता है? HCOOH, फेनॉल और HCOOH। तो इसके मोनोमर जो होगा, चूंकि ये पॉलीमर है तो इसके एकलक जो होंगे वो आपके दो होते हैं, ठीक है। वो क्या होता है? तो एक आपका फेनॉल होता है, जैसे आके आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको फेनॉल है। और दूसरा जो होता है इसका फॉर्मिक एसिड होता है, HCOOH, यानी फॉर्मिक एसिड होगा, ठीक है। कौन सा एसिड होगा? तो फॉर्मिक एसिड होगा। जब आपस में इसको मिलाइएगा तो आपको दरअसल ऐसा दिखाई देगा, जैसा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ से CH2, फिर इसके बाद आपको वही कहानी जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपस में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। फिर आपको CH2 ऐसे करके n टाइम्स, तो यही आपको बेकेलाइट होता है। यही क्या होता है बेटा? बेकेलाइट होता है। और ये बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही क्या होता है? हार्ड और कठोर होता है। यह आसानी से आपको पिघलता और गलता नहीं है, ये आसानी से पिघलता और गलता नहीं है। तो ये आपका किसका फॉर्मूला था? तो ये आपका फॉर्मूला जो था वो आपको बेकेलाइट का था। ये किसका फॉर्मूला था? तो ये आपको बेकेलाइट का फॉर्मूला था, HCHO होता है, HCHO। यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, इसको सही करो। HCHO यानी फॉर्मिक एसिड होगा, HCHO। कौन सा एसिड? तो फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये फॉर्मल एल्डिहाइड हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मिला देंगे तो ये बन जाएगा। इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो ये दोनों के दोनों आपके एकलक हो गए। ये दोनों का दोनों क्या है? तो ये एकलक है। और ये जो है आपका पॉलीमर है, ये आपका बेकेलाइट क्या है? तो बहुलक है। बेकेलाइट क्या है? बहुलक है। और इसी का उपयोग हम लोग नॉन स्टिकी केमिकल्स जो होता है, जो आपस में न चिपके, उसको बनाने के लिए करते हैं। तो किसका यूज किया गया? तो ये आपको प्लास्टिक होते हैं। इतना ही नहीं, टीवी का जो कैबिनेट आता है, रेडियो का जो बाहर का कवर आता है, सब इसी से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ये इंसुलेटर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि रेडियम दिया हुआ है, तो Ra आपको क्या दिया है? तो Ra दिया है 88, इसका एटॉमिक नंबर है, और 226 आपका मास नंबर है। ये आपको दिया हुआ है, आपसे पूछ क्या रहा है? तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या। तो बेटा ये एटॉमिक नंबर है, ये Z है, और Z ही P के बराबर होता है। और ये आपका A है, जो A किसके बराबर होता है? तो A बराबर आपका होता है P+N होता है। और ये संख्या कितना दिया हुआ है? 226। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रल चार्ज। तो यहाँ से N निकल जाएगा, N बराबर क्या हो जाएगा? 226 माइनस P प्लस, ठीक है। और 226 में आपको P को घटा देना है, तो P कितना है? 88 के बराबर। ये एटॉमिक नंबर और यही P के बराबर होता है। इसमें से 88 को आप घटा दीजिएगा, 16 में से 8 गया 8, उसके बाद 11 में से कितना गया? 8 गया, तो 3 बचा, और 138। तो आपको न्यूट्रॉन 138 हो गया और प्रोटॉन कितना हो गया? 88। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। एक एक क्वेश्चन आपके बहुत आसान क्वेश्चन है, नो डाउट कि क्वेश्चन आपको आसान नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? खाद्य पदार्थ के परिरक्षक हेतु, यानी प्रिजर्वेटिव्स, जो आपको खाद्य पदार्थ होते हैं, यानी ईटेबल आइटम्स। बेटा खाने वाला जो सब्सटेंस होगा, कौन सा आइटम? ईटेबल आइटम्स जो होंगे, जो खाने वाले सामान होते हैं उसके। और परिरक्षण मतलब प्रिजर्व करने के लिए, उसको बचा के रखने के लिए प्रिजर्वेटिव्स के रूप में। जैसे हम घर में खाना बनाते हैं तो गर्मी का समय होता है, 2-2 3-3 बार दूध को उबालते हैं, या तो फ्रिज में डालते हैं। ठंडा का समय होता है तो बार बार गर्म करते हैं या ठंडा करके बचाते हैं। लेकिन वही सामान कंपनी जब बना के पैकेट में देती है तो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना का एक्सपायरी डेट लिख देती है। क्यों लिख देती है? क्योंकि इसमें कुछ केमिकल्स को डाला जाता है। और किसको डाला जाता है वही मैं बताने जा रहा हूँ। सोडियम कार्बोनेट Na2SO4 फार्मूला होता है। मैं बार बार फार्मूला इसलिए लिख देता हूँ कि ये भी बेटा अपने आप में एक क्वेश्चन है, आपको पूछ देगा कि सोडियम कार्बोनेट का नाम क्या होता है या कॉमन नेम क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट दे देगा, पूछेगा उसका फार्मूला बताइए, या फार्मूला दे देगा, पूछेगा इसका केमिकल नेम बताइए। तो ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो कहता है कि सोडियम कार्बोनेट नहीं होगा, एसिटिलीन नहीं होगा, सोडियम क्लोराइड नहीं होगा। हाँ, सोडियम क्लोराइड भी नमक में कीड़ा कभी नहीं लगता है, लेकिन उसका प्रिजर्वेटिव्स के रूप में, नमक तो खाना में पड़ता है, फिर भी वो खराब हो जाता है, तो वो प्रिजर्व नहीं करता है। हाँ, सिंपल नमक रख दोगे तो कभी उसमें कीड़ा नहीं पड़ेगा, लेकिन नमक के साथ दूसरे चीज को रखिएगा
जाइएगा, ये पानी में हाईली सॉल्युबल होता है, तो हाईली सॉल्युबल होगा तो पानी पर बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी इसका इफेक्ट होगा ही, तो ये खराब हो जाएगा। लेकिन आपको बेंजोइक एसिड जो होता है, बेंजोइक एसिड में हम क्या करते हैं, कुछ सोडियम बेंजोएट को डाल देते हैं। जैसे ही कुछ सोडियम बेंजोएट को बेंजोइक एसिड में मिला दीजिएगा तो ये कवकीय संरक्षण से बचाता है, आपको बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी का जो अटैक होगा उससे बचाने का काम करता है, उसको मार देता है। ठीक है, इसका पीएच मान कितना हो जाता है, तो 2.44 हो जाता है। यह चटनी को, अचार को, मुरब्बा को, फल फूल का रस जो होता है उसको, शरबत को आदि डिब्बा बंद या बोतल बंद जितना भी सामान होता है उस सबको परिरक्षित करने का काम करता है। यह आपको जल में बहुत कम घुलनशील होता है, जल में बहुत कम घुलनशील होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको ईथर और अल्कोहल में बहुत ज़्यादा घुलनशील होता है। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो छीट छपाई में, कैलिक और पोटिंग, आपका जो रंग चढ़ाया जाता है उस पर किसी चीज़ का धब्बा मार देना है, रंग का आप कलर जो देखते होंगे, कपड़ा आता है चितकावर रंग का, उस पर बुंद का रंग का डॉट रहता है, तो उसमें या जो प्रिंटिंग होता है कागज उगज पर, तो उसमें कलर चढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। क्यूरिंग टोबैको, तंबाकू जो होता है, जब तंबाकू को पेड़ से काट के लाया जाता है, उसका गेठिया बनाया जाता है, तो उसको जो प्रिजर्व किया जाता है ताकि वो लॉन्ग लाइफ तक जिंदा रहे, यानी सालों भर एक बार खेती हो और खराब ना हो, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंटीसेप्टिक के रूप में, औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, औषधि जो होता है, कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब नोचनी खुजली खाज हो जाएगा, तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका, बेंजोइक अम्ल का। बहुत ही इंपॉर्टेंट अम्ल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट अम्ल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है परिशोधित प्रिंट यानी रेक्टिफाइड स्पिरिट, यानी इंक जो होता है बेटा, प्रिंटर में जो इंक डालता है और उससे जो छपाई हो जाता है, आप कलम के जो इंक जिससे लिखते हैं वही कहता है परिशोधित प्रिंट। क्या होता है, तो परिशोधित प्रिंट जो होगा उसमें आपको इंक जो बनता है उसमें दो चीज़ पाया जाता है, 95.57% इथाइल अल्कोहल की मात्रा होती है और 4.43% उसमें जल को मिलाया जाता है। तो मैक्सिमम अमाउंट में आपको इथाइल अल्कोहल C2H5OH पाया जाता है और कम अमाउंट में आपको वाटर पाया जाता है, H2 आपको मात्र 4.43% और मैक्सिमम आपको इथाइल अल्कोहल पाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, नो डाउट की समझ में नहीं आया होगा, ये भी क्वेश्चन आप बिल्कुल। Hello everyone, my name is Harshita Batronji and I am PGTM student at Jaipur Institute of Management, Noida. I am from Delhi and currently placed with Tata Technologies. Although I am a... समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, वो देखिए क्या कहता है कि प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया। प्रयोगशाला में बेटा यूरिया को बनाया गया था, ये आप लोग जानते होंगे, हमने ऐसे क्वेश्चंस आपको इससे पहले भी करवाए हैं। तो प्रयोगशाला में यूरिया को सबसे पहले किसने बनाया था, वही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फटाफट इसका जवाब दीजिए कि प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया किसने बनाया था। प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण बर्थेलॉट ने किया था कंटिन्यूअसली। आपको उससे पहले तो कॉल्बे ने प्रयास किया था, कॉल्बे आपको प्रयास किया था कि कॉल्बे क्या था कि अमोनियम क्लोराइड बनाने जा रहा था। मैं ये केमिकल रिएक्शन आपको या ये क्वेश्चन पहले भी आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो कहता है प्रयोगशाला में लेबोरेटरी में यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था, तो बर्थेलेट ने किया था। किसने किया था, तो बर्थेलेट ने किया था। किसने किया था, तो बर्थेलेट ने सबसे पहले किया था। और इसके बाद ये आपका होलर है, होलर का भी बहुत ज़्यादा योगदान था इसमें। कॉल्बे था, कॉल्बे के भी योगदान थे, लेकिन ये सब भी काम लगातार सब किया था। और विलियमसन्स नहीं था, विलियमसन्स अलग दे दिया, विलियमसन्स आपको नहीं था। ऑर्गेनिक का ऐसे क्वेश्चन, इसका सारा का सारा डिस्क्रिप्शन हम ऑलरेडी आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सो जरा ध्यान से देखिए, कोई क्वेश्चन बीट तो नहीं हुआ, हाँ बीट हो गया था, एक क्वेश्चन आपको बीट कर गए थे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेटा यूरिया का रासायनिक सूत्र जो होगा वो क्या होगा, तो आपको NH2CO NH2 रासायनिक सूत्र हो जाता है। इसका एटॉमिक मास अगर लिखिएगा तो एटॉमिक मास आपका कितना हो जाता है, तो 60 हो जाता है। एटॉमिक मास कितना होता है, 60 हो जाता है। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, NH2CO NH2, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यह आपको यूरिया का रासायनिक सूत्र है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और आज का अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि सोना का लैटिन नेम कौन होता है। तो आपका क्यूप्रम है, ये किसका होता है, तो बेटा कॉपर का लैटिन नेम होता है। ठीक है, ओरम किसका नेम होता है, तो ओरम आपका सोना का होता है। गोल्ड का ही नाम AURUM ओरम, ये किसका होता है, तो ये आपका गोल्ड का होता है। ठीक है, गोल्ड का लैटिन नेम ये होता है। फेरम किसका होता है, तो अर्जेंटीना क्या किसका होता है,
तो आर्गन का, ठीक है। तो ये सारे जितने भी हैं वो आप देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम बताइए। कच्चा जो फल होता है उसको भी गैस की मदद से हम लोग पकाते हैं, तो उसमें कार्बाइड डालते हैं। क्या डालते हैं? कार्बाइड डालते हैं, जिसको हम लोग एसिटिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिलीन की मदद से उसको पकाते हैं। अमोनिया का निर्माण हम फार्मूला लिख दिए, नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO नहीं होगा, इथाइलिन C2H4 नहीं होगा। एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल करते हैं। इसका सूत्र लिखिएगा तो ये आपका ये हो जाता है, ठीक है। और इसका जब नाम लिखिएगा तो ये आपका इथाइलिन हो जाता है। क्या होता है? इथाइलिन इसका नाम हो जाता है। और इसी का कॉमन नेम एसिटिलीन होता है। इसी का कॉमन नेम क्या होता है? एसिटिलीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो कौन सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है निम्न में से सबसे कठोर कौन है। तो सबसे कठोर बेटा डायमंड होता है। हीरा बहुत कठोर होता है, जितने भी तत्व होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कठोर होता है। प्लेटिनम होता है लेकिन हीरा से कम होता है। प्लेटिनम होता है लेकिन हीरा से कम होगा। क्वार्ट्ज आपका उससे भी कम होगा। क्वार्ट्ज ये भी आपको कठोर होते हैं लेकिन कम होते हैं। और ग्लास जो आपका दिया गया है शीशा, ये तो कम ही होता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो आप ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा कि साधारण विलयनों में पीएच का मान कहां से कहां तक होगा। तो पूरे पीएच स्केल में कहां से कहां तक? तो 0 से 14 तक। कहां? 0 से 14 तक। कुछ भी हो सकता है। एसिडिक होगा तो 7 से कम होगा। बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा तो 0 पर हो सकता है। बीच बीच में कम एसिडिक होगा तो पीएच मान 4 हो सकता है। बहुत ज़्यादा बेसिक होगा, क्षारीय ज़्यादा होगा तो 14 हो सकता है। कम क्षारीय होगा तो 10 हो सकता है। उससे भी कम क्षारीय होगा तो 8 हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि नींबू खट्टा किस कारण होता है। तो नींबू में बेटा पाया जाता है कौन सा एसिड पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड। साइट्रिक फ्रूट्स होते हैं, साइट्रिक फ्रूट्स होते हैं। और साइट्रिक फ्रूट्स में ही आपका नींबू आता है। साइट्रिक्स में नींबू हो गया, संतरा हो गया, टमाटर हो गया, जितने भी खट्टे वाले होते हैं ना, साइट्रिक का मतलब ही होता है खट्टा। साइट्रिक का मतलब ही होता है खट्टा, ठीक है। तो जितना भी खट्टा आपको दिखाई दे रहा है तो कहता है कि क्लोरिक अम्ल HClO, ये भी एक क्वेश्चन हुआ। क्लोरिक अम्ल फार्मूला लिख दिए। साइट्रिक अम्ल फार्मूला C6H8O7 होता है। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा एसिटिक एसिड, CH3COOH हो गया। टार्टेरिक एसिड C4H6O6 होता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी साइट्रिक एसिड के कारण ऐसा होता है, अदरवाइज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है सो देखिए। क्या कहता है, कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था। तो कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज F जोलिएट व I क्यूरी ने किया था। और ये आपका जो किया था ये भी लगभग 1896-97 के दशक में ही, लगभग 96-97 में किया गया था। और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज से इनको नवाजा गया था, ठीक है। लेकिन ये आपका कृत्रिम है। कृत्रिम यानी सिंथेटिक या मैन मेड, ये इसको खोजा था। लेकिन हेनरी बेकरवेल जो था निकल, ये इसी के परिवार से, ये जितने भी हैं सब इसी एक ही परिवार के हैं, ठीक है। तो उसको भी खोजने का काम, ये भी कहाँ के रहने वाले थे? फ्रेंच, क्योंकि एक ही परिवार का है तो देश से क्या होगा? फ्रेंच का साइंटिस्ट 1896 में तो ये खोजा था, लेकिन सिंथेटिक को नहीं खोजा था। कृत्रिम का मतलब क्या हुआ कि सिंथेटिक, कृत्रिम का मतलब हुआ सिंथेटिक। सिंथेटिक जब लगा देंगे तो ये ऑप्शन होगा, और सिंथेटिक को जब हटा देंगे तब कौन सा ऑप्शन होगा? हेनरी बेकरल निकल। ये 1896 में फ्रेंच के वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोजा था। अब सिंथेटिक लगा दिए तब ये ऑप्शन हुआ, और हटा दिए तो ऊपर वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है तो देखिए। क्या कहता है कि एल्युमिनियम धातु, क्या दिया हुआ है? एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है। तो एल्युमिनियम का सबसे अच्छा अयस्क आपका बॉक्साइड होता है, Al2O3। सबसे अच्छा अयस्क क्या होगा? बॉक्साइड होगा। मैग्नेसाइड Fe3O3 ये किसका ओर है? तो ये आयरन का ओर है। ये किसका ओर है बेटा? आयरन का ओर है, इससे लोहा प्राप्त होता है। डोलोमाइट किसका ओर है? तो कैल्शियम मैग्नीशियम, दो सब्सटेंस पाए जाते हैं, दोनों का हो सकता है। चूना पत्थर कैल्शियम का ओर है, ठीक है। ये दोनों का दोनों कार्बोनेट ओर हो गया, ये आपको ऑक्साइड ओर हो गया, दोनों का दोनों। बॉक्साइड सबसे अच्छा एल्युमिनियम का ओर होता है, जिससे कम खर्च पर आसानी से क्या प्राप्त किया जाता है? एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उस क्वेश्चन की ओर कहता है क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन क्या कहलाता है। तो क्षारों द्वारा तेल का जो जल अपघटन करवाते हैं तो वो उससे साबुन बनता है और ग्लिसरीन का निर्माण होता है बेटा, ठीक है। तो क्षार मतलब क्या? बेसिक सब्सटेंस जिसमें OH होना चाहिए। हमने किया है CH2COOR, CH2COOR को हमने ऐसे लिखा है, CH2COOR को ही हमने क्या लिख दिया है? CH2O को इधर कर दिए और COR को इधर डाल दिए, COR। इसी को हम इस फॉर्म में लिखे हैं CH2OCOR, CH2
CHOCOR CH2OCOR और इसको 3 मोल क्या ले लिए हैं, NaOH को ले लिए हैं, और जैसे ही लेंगे तो ये आपको ग्लिसरीन का निर्माण किया, ग्लाइसेरॉल का निर्माण किया, और ये आपको क्या बना, साबुन बन गया। और इस विधि को क्या कहा जाता है, तो सेपोनिफिकेशन कहा जाता है। सेपोनिफिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेपोनिफिकेशन। हिंदी में इसको साबुनीकरण बोलते हैं। साबुनीकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस विधि से क्या बनाया जाता है, साबुन बनाया जाता है, इसलिए आपको ऐसा कहा जाता है। अब ये होगा कैसे रिएक्शन, तो हम एक चीज़ आपको तोड़ के दिखा दे। यहाँ से एक पार्ट अगर इसको तोड़िएगा तो CH2O माइनस आ जाएगा और COR आपका प्लस आ जाएगा। COR क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब COR जो प्लस आपको दिखाई दे रहा है उसमें अब जब इसको तोड़िएगा तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, Na प्लस आ जाएगा और OH आपका क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। OH क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे आप कर सकते हैं Na प्लस और OH क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब आपको रिएक्शन करवाना है तो रिएक्शन करवाने के लिए आपको क्या करना होगा वो आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर H को लाना है तो आप ऐसा कीजिए, इसको ऐसे मत तोड़िए, एक और तरीका हम तोड़ने का आपको बता देते हैं, उससे तोड़ेंगे। अब बेटा देखो Na पर एगो प्लस होता है, ऑक्सीजन पर 2 माइनस होता है, तो यहाँ से टूटेगा तो NaO माइनस हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा। अब क्या कीजिए, जो माइनस प्लस हम लाए हैं अब यहाँ से H प्लस को इसके साथ ले आइए, आप प्लस वाला माइनस को इसके साथ ले आइए, तो क्या है CHO CH2OH आ गया, तो CH2OH आपका इसमें आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, तो Na COORNA COO 2 ORINA COORNA आपका ये आ जाएगा। 3 मोल बैलेंस कर दिए, आ गया होगा समझ में। तो कौन सा प्रोसेस हुआ, तो साबुनीकरण। कौन सा प्रोसेस हो गया, तो साबुनीकरण विधि हो गया। कौन सा विधि हो गया, साबुनीकरण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो जरा ध्यान से देखिएगा। कहता है व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है। तो बेटा जब पेट्रोलियम को बनाया जाता है ना, पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है तो उसी में एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपको आता है जिसको हम लोग व्यापारी जो लार्ज स्तर पर यूज करते हैं वो आपका व्यापारिक वैसलीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन नहीं है, तो बेटा हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। समस्थानिक का मतलब होता है आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स 3 होते हैं, वो क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक आपका H11 होता है, एक आपका H12 होता है, एक आपका H13 होगा। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो इसमें एगो इलेक्ट्रॉन होगा, एगो इलेक्ट्रॉन होगा, एगो इलेक्ट्रॉन होगा। प्रोटॉन इसमें कितना होगा, तो 1 1 1 होगा, और न्यूट्रॉन इसमें कितने होंगे, तो 1, इसमें 0, इसमें 1 और इसमें 2। तो अंतर कहाँ से आया, तो केवल न्यूट्रॉन डिफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी तीनों में समान होता है और इसमें क्या होता है, समान होता है। और इसका नाम जो लिखिएगा तो इसको हम लोग बेटा प्रोटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटियम बोलते हैं। इसको हम लोग ड्यूटेरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, हिंदी में भी ड्यूटेरियम लिखेंगे, और उसको ट्रिटियम बोलते हैं। इसको क्या कहा जाता है, ट्रिटियम कहा जाता है। ठीक है, प्यूटेरियम, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और इट्रियम लिखा हुआ है, ट्रिटियम है, तो कौन सा नहीं होगा प्रोटियम का आइसोटॉप, तो इट्रियम नहीं होगा, इट्रियम नहीं होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, नो डाउट कि आपको समझ में नहीं आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि जब चींटियां काटती है, चींटी जब काटेगा तो बेटा लहरने लगता है, नोचने लगता है, खुजलाने लगता है, ऐसा क्यों होता है, तो किस अम्ल की अंतःक्षेपित कर देता है। चींटी क्या करता है, अपने अंटीना से मार देता है और उसमें एसिड को डाल देता है। कौन सा एसिड डाल देता है, तो बेटा फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड आप जानते होंगे कौन सा एसिड होता है, तो ये आपका फॉर्मिक एसिड जो होगा वो आपको HCOOH होगा। क्या होगा, HCOOH को उसमें डाल देता है, यही एसिड के कारण। तो आप क्या करते हैं, उसको बचने के लिए जो बेसिक जो भी होगा, बेसिक अगर कोई अम्ल होगा या सब्सटेंस होगा वो डाल दीजिए, यानी तो लोहा हुआ बेसिक होता है, खुरपी हसुआ ये सब होता है, उससे रगड़ लेते हैं, उससे क्या करते हैं, रगड़ लेते हैं तुरंत। और एसिडिक डालेगा तो और खुजलाएगा और नोचेगा और सबसबाएगा और जलना शुरू कर देगा, तो बेसिक कोई भी डाल दीजिएगा। कहता है कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH का इस्तेमाल करेंगे, नहीं करेंगे। आप कहता है एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे, तो नहीं करेंगे। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का सूत्र लिख दिए, C3H6O3 होता है। ठीक है, तो किसका कौन सा अम्ल का डाल देती है, तो हमारे शरीर में क्या डाल देती है, तो चींटी जो है वो हमारे शरीर में क्या डाल देती है, फॉर्मिक अम्ल को डाल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो ध्यान से देखिए, एकदम रुकना नहीं है, नॉन स्टॉप चलना। क्या कहता है कि निम्न लवणों में से
सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान होता है। अब कहता है कि सागरीय जल में आपको क्या, सागर का जो पानी होता है, जो सागर का पानी होता है बेटा, तो सागर के पानी में कौन सा लवण सबसे ज्यादा पाया जाता है, वही आपको पूछ रहा है। वैसे समुद्र के पानी में तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट पाया जाता है, कैल्शियम मैग्नीशियम का सॉल्ट पाया जाता है, कार्बोनेट ले लो या बाइकार्बोनेट ले लो, उस फॉर्म में वो पाया जाता है। अब कहता है कि कैल्शियम सल्फेट सागर में पाया जाता है, ये आपका मैग्नीशियम सल्फेट सागर में पाया जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट आपका सागर में पाया जाता है, दो बार मैग्नीशियम क्लोराइड था। हाँ, सबसे ज़्यादा आपको कहाँ, तो आपका सोडियम क्लोराइड जो होता है वो आपको सागरीय जल में पाया जाता है। सागर के जल में आपको सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो वो आपको सोडियम क्लोराइड लवण पाया जाता है, इसी से निकाला ही जाता है, प्राप्त भी किया जाता है। अब क्या कहता है, कैटेलिस्ट क्या होता है, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है, पूछ रहा है उत्प्रेरक यानी बेटा कैटेलिस्ट, उत्प्रेरक यानी क्या, कैटेलिस्ट। क्या कहता है, कैटेलिस्ट ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, कंट्रोल करता है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कंट्रोल करता है, घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है, या न्यूट्रल भी लेके जा सकता है, तो परिवर्तित कर सकता है, उसको घटाने बढ़ाने की क्षमता उसमें होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो कहता है कि टेलीफोन, टेलीफोन का रिसीवर आता था उठाने वाला, जो उठा के कान में बात करते थे, ऐसे उठा के कान से बात करते थे, तो क्या कहता है कि टेलीफोन रिसीवर टेलीविजन के कैबिनेट किस प्लास्टिक के बने होते हैं। तो बेटा अभी पढ़ाए हैं, बेकेलाइट का बना होता है, मैंने वहां बोला था स्विच बनता है, टेलीफोन का कैबिनेट, टीवी का कैबिनेट, ये सब किससे बनता है, बेकेलाइट से। और बेकेलाइट का कहानी ऑलरेडी हम पहले अभी इसी लेक्चर में आपको 2 4 5 7 8 क्वेश्चन पहले पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक क्या होगा। क्वथनांक बेटा बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, और हिमांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, हिमांक यानी मेल्टिंग पॉइंट। तो पानी में नमक को मिला दीजिएगा तो क्या होगा, क्वथनांक आपको बढ़ेगा भी और घटेगा भी, बढ़ाने शुरू में तो बढ़ जाएगा, आप बहुत ज्यादा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो क्रमशः बढ़ घट जाएगा। ठीक है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, केवल बढ़ेगा नहीं और केवल घटेगा नहीं, वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। निम्न में से कौन सा, तो वनस्पति तेल, अभी हम बनाए हैं, वनस्पति तेल की मदद से साबुन का निर्माण अभी करवाया है, इससे पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब इस्तेमाल नहीं होता है। वनस्पति तेल का क्या करवाते हैं, जो वनस्पति तेल होता है हमारा, उसको क्या करवाते हैं, बेस के साथ NaOH के साथ आपस में रिएक्ट करवा देते हैं, तो बाय द प्रोसेस ऑफ सैपोनिफिकेशन या बाय द प्रोसेस ऑफ सैपोनिफिकेशन, साबुनीकरण की मदद से ग्लिसरॉल और इसका निर्माण कर लेता है। तो ये जो आपका अभी हम पीछे बना दिए हैं, वनस्पति तेल का अभिक्रिया करवा देंगे क्षार के साथ, किसके साथ, क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, जैसे NaOH के साथ करवा दो। ठीक है, अभी तो हम ऊपर पीछे करवाए ही थे, अब क्या लिखे, तो ग्लिसरीन का, ग्लिसरॉल का निर्माण होगा, जो आंखों पे डाल के आंसू निकाला जाता है, या भीख सूक्ष्म में इस्तेमाल किया जाता है, या आपको आईलिड सब जो आता है, या काजल उजल आता है उसमें भी डाला जाता है, और प्लस साबुन का निर्माण होगा। प्लस किसका निर्माण होगा, तो साबुन का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपको साबुनीकरण में प्रयुक्त करने वाला साबुन था। अब कहता है कि वायुमंडल, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल कहने का मतलब बेटा एटमॉस्फेयर, हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सा होता है। तो बेटा अक्रिय गैस किसको कहा जाता है, वो इनर्ट गैस को कहा जाता है। इनर्ट गैस यानी ऑक्टेट कंप्लीट गैस, कौन सा गैस, ऑक्टेट कंप्लीट गैस, जिसके अंतिम कक्षा में 8 के टोटल का टोटल भरा हुआ। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट गैस, या आपको इनर्ट गैस, और दूसरे फॉर्म में इसको नॉन रिएक्टिव गैस बोल सकते हैं, जो रिएक्टिव नहीं हो यानी जो क्रियाशील नहीं हो। कौन सा गैस होता है, तो हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टॉन होता है, जेनॉन होता है, रेडॉन होता है। ये सारे के सारे कौन से गैसेज होते हैं, इनर्ट गैस होता है। तो हमारे पृथ्वी पर, हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा या पर्याप्त मात्रा में कौन सा अक्रिय गैस पाया जाता है, तो वो बेटा आर्गन है। कौन सा अक्रिय गैस है, तो ये आपका आर्गन गैस है। कौन सा आर्गन गैस है, नियॉन नहीं होगा, नियॉन नहीं होगा, क्रिप्टन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्रिप्टन भी नहीं होगा, और आपका हीलियम, तो हीलियम भी नहीं होगा। ये सारे के सारे अक्रिय गैस थे, हमने टोटल अक्रिय यहाँ पर लिख दिया है, और उसमें जो हमारे वायुमंडल में पर्याप्त मात्रा में पाया जाएगा वो आपका कौन सा गैस होगा, तो वो आपको आर्गन गैस होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वायु निम्न में से किसका एक उदाहरण है। वायु से बेटा वायुमंडल बना है, वायु से क्या बना है, वायुमंडल बना है। तो वायुमंडल कहने का मतलब क्या, वायुओं का संग्रह। वायुमंडल कहने का मतलब ये हुआ
वायुओं का संग्रह, वायुओं का संग्रह यानी क्या, जहां बहुत सारे वायु इकट्ठा हो। तो ये गैस का मिश्रण होगा, गैस का विलयन होगा। किसका होगा? गैस में विलयन होगा। जब बहुत सारे गैस आपस में मिलेंगे तब एटमॉस्फेयर बनाएगा, और वही आपका एयर कहलाता है, जिसको वायु बोलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखिएगा। क्या कहता है कि तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक निम्न में से कौन है? तो मैंने इसका भी एग्जाम्पल आप लोग को इससे पहले तो हम पढ़ा ही चुके हैं, एक बार और आप देख लीजिए। ये आपका R दिया हुआ है, ये आपका R दिया हुआ है, ये आपका R दिया हुआ है। ठीक है, और इसको हाइड्रोजनीकरण हमको करवाना होता है तो इन प्रेजेंस ऑफ निकेल आपका यहाँ पर उत्प्रेरक लेते थे। क्या ले लेते हैं? उत्प्रेरक ले लेते हैं, और आपका सब्सटेंस जो बनेगा वो आपका क्या बन जाएगा? तो एक C हट जाएगा, एक H इधर आ जाएगा, एक H इधर आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही इसका अगर 2 मोल आप ले लीजिएगा तो यहाँ पर भी H आ जाएगा, यहाँ पर भी H आ जाएगा। ठीक है, 2 ठो लिए थे और 2 ठो हाइड्रोजन ले लिए तो 2 हो गया। ये हाइड्रोजन हटा, ये हाइड्रोजन हटा, ये हाइड्रोजन हटा, ये हाइड्रोजन हटा। ठीक है, और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का निर्माण कर लेगा। किसका निर्माण कर लेगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का निर्माण करेगा। तो CR R और इधर एक H, इधर एक H। ठीक है, आपका किसका निर्माण कर लेगा? इसका निर्माण कर लेगा। तो ये आपको सैचुरेटेड हो गया, संतृप्त हो गया। ठीक है, सैचुरेटेड हो गया। पहले ही हम आपको और भी पढ़ा चुके हैं, इससे पहले बहुत कुछ इसके विषय में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। और ये आपका अनसैचुरेटेड होता है। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण तो किस कैटेलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं? तो निकल का। वही पूछ रहा था कि तेलों के हाइड्रोजनीकरण में कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो निकल। और इसी का प्रयोग करवा के अंडानी कहाँ से कहाँ चला गया? डालडा को किस में बदल दिया? फॉर्चून में बदल दिया, नेचर फ्रेश में चेंज कर दिया, और 40 रुपये का चीज़ 200 में बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कहता है कि परिशुद्ध का मतलब होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल। बेटा एब्सोल्यूट वाटर यानी केवल वाटर, प्योर वाटर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी क्या? प्योर टेम्परेचर, बिल्कुल जो 0 डिग्री सेल्सियस होगा वो टेम्परेचर हुआ। तो एब्सोल्यूट अल्कोहल यानी क्या? उसमें टोटल का टोटल इथाइल अल्कोहल, 100% इथाइल अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल मतलब क्या? 100% इथाइल अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल का मतलब क्या हुआ? 100% इथाइल अल्कोहल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो कहता है किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? रेडियम को किसे प्राप्त किया जाता है? तो बेटा पिच ग्लैंड से। पिच ग्लैंड से क्या किया जाता है? इसको एलो केक भी कहा जाता है। तो पिच ग्लैंड से क्या किया जाता है? जो चट्टान होते हैं, जो आपके चट्टान होते हैं, उस चट्टान से जो विस्फोटक सब्सटेंस होता है, जो ऊर्जा युक्त सब्सटेंस होता है, उस ऊर्जा युक्त सब्सटेंस को वहां से क्या किया जाता है? बाहर निकाला जाता है। और उसको निकालने में आपको पिच ग्लैंड मदद करता है। कौन सा मदद करता है? तो किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? तो पिच ग्लैंड से। इसको पीला केक भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पीला केक भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पीला केक। और ऐसे ही बहुत सारे विस्फोटक का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। चूना पत्थर आप लोग जानते हैं, CaCO3, हेमेटाइट जान ही रहे हैं, और एस्टाइल भी आप लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उसकी ओर देखते हैं। कहता है किसी ईंधन, कह क्या रहा है कि किसी ईंधन के अपस्फोटरोधी गुण कौन सी संख्या पर? तो बेटा ये जो गुण होता है, ये आपका जो गुण होता है, ये गुण आपका एनर्जेटिक गुण होता है। ये कौन सा गुण होता है? एनर्जेटिक गुण होता है, एनर्जेटिक प्रॉपर्टी होता है। एनर्जेटिक प्रॉपर्टी यानी बहुत ज़्यादा ऊर्जावान। तो पेट्रोल हमारा एनर्जेटिक सब्सटेंस होता है, वो आपको हाईली इनफ्लेमेबल, इसको हम लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में हाईली इनफ्लेमेबल, हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंस यानी अति प्रतिज्वलनशील पदार्थ। इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी लिख सकते हैं अति प्रतिज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ यानी जो विस्फोटक होता है। अति प्रतिज्वलनशील पदार्थ को किसी चीज से बांध दीजिएगा, विस्फोट। पेट्रोल को, पेट्रोल बम का नाम सुना है ना? तो पेट्रोल बम कैसे बनाया जाता है? बोतल में भर दिया, माचिस लगा दिया, फेंक दिया, तो एक के बार पूरा जलेगा तो तुरंत विस्फोट कर जाएगा। वही चीज आपको दिया गया है। तो उसमें क्या होता है, जो हमारे पेट्रोल होते हैं वो भी आपको ऐसे सब्सटेंस होते हैं। और इसमें क्या पाया जाता है? तो एक बेटा इसमें ऑक्टेन संख्या होता है। ऑक्टेन संख्या बढ़ाइएगा तो इसकी विस्फोटक संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। ठीक है, तो ऑक्टेन संख्या पर डिपेंड करता है। तो कहता है किसी ईंधन के अपस्फोटरोधी गुणों
अरे कटेगा। अरे छिलेगा। फ्लेक्सी हेड वाला जिलेट गार्ड, अब ना कटने छिलने का डर, शेव कर बेफिकर, मलमल जैसा शेव मिले। जिलेट गार्ड, शेव कर बेफिकर। गुण कौन सी संख्या दर्शाती है? तो ये आपको ऑक्टेन संख्या दर्शाता है। प्राकृतिक संख्या, स्वर्ण संख्या और मैक संख्या नहीं। कौन सा संख्या? तो ऑक्टेन संख्या दर्शाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है सो देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी होता है? तो बेटा ओजोन परत क्या होता है? तो जो आपका ऑक्सीजन दिया हुआ, इस ऑक्सीजन को तोड़ दो तो ये टूटेगा O+O में, और ये जो ऑक्सीजन होगा O+O, इसको बोलते हैं हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन। कौन सा ऑक्सीजन? नेसेंट ऑक्सीजन। कौन सा ऑक्सीजन कहा जाता है? नेसेंट ऑक्सीजन कहा जाता है। इसको नया ऑक्सीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नया ऑक्सीजन हम लोग इसको बोलते हैं। और ये जो ऑक्सीजन आपको होता है नेसेंट ऑक्सीजन, ये हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, यानी बहुत ज़्यादा क्रियाशील होगा। और फिर यही नेसेंट ऑक्सीजन O2 जो होगा, ये नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन पर अटैक करता है तो किसका फॉर्मेशन करता है? O3 का। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओजोन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? ओजोन बोलते हैं। और ओजोन को सबसे ज़्यादा डैमेज कौन करता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी आपको जो सब्सटेंस प्लास्टिक का सब्सटेंस होता है, ये प्लास्टिक के जितने भी सब्सटेंस आप देख रहे हैं और रेयॉन्स योन्स जो देखते हैं, ये सब सिंथेटिक जितना भी सब्सटेंस है, इन सभी सब्सटेंस को जब हम जलाते हैं तो वहाँ से क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस बाहर निकलता है। और वही क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस हमारे ओजोन के ऊपर पहुँचता है O3 को, तो उसको डैमेज कर रहा है और हमारे ओजोन की स्थिति दिन प्रतिदिन गड़बड़ हो रही है, वो आप जानते हैं। ओजोन करता क्या है? तो छन्ना का काम करता है। बेटा छन्ना का काम करता है। हमारे सूर्य से जो लाइट निकलते हैं, जो आपका हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर छोटे छोटे न्यूक्लियाई जब आपस में मिलते हैं तो एक बड़े न्यूक्लियाई का निर्माण करता है, जिसको न्यूक्लियस संलयन प्रोसेस कहा जाता है, न्यूक्लियन कम्बिनेशन प्रोसेस कहा जाता है। तो वो जो छोटे छोटे न्यूक्लियाई आपस में मिलकर बड़े न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है, तो न्यूक्लियाई रिएक्शन बेटा रेडियो एक्टिव रिएक्शन होता है। और उस रेडियो एक्टिव रिएक्शन के कारण जो रेडियो सक्रिय अभिक्रिया होगा, उस रेडियो सक्रिय अभिक्रिया में क्या होगा? बहुत सारे हार्मफुल किरण जो होंगे वो बाहर निकलेंगे। अल्फा बीटा गामा ऐसे बहुत सारे एक्सरे, ये सब किरण बाहर निकलते हैं। अब वो किरण हम तक पहुँचेगा और हमारे पृथ्वी पर आएगा तो जल जीव हो गया, थल जीव हो गया, यानी जल थल और वायु, इसमें रहने वाले जितने भी सब्सटेंस है उन सभी को नुकसान पहुंचाएगा। तो उसको पृथ्वी पर नहीं आने देने का काम कौन करता है? ओजोन करता है। जो वैसे जितने भी चीज़ होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, उसको ऊपर ही छान देता है। जैसे चायपत्ती से छन्ना से चायपत्ती को छाना जाता है, वैसे ही अल्फा बीटा गामा एक्सरे जितने भी और भी हार्मफुल रेज है या रेडिएशन है, उसको छान के तब पृथ्वी पर आने देता है। अगर ये मान लो कि डैमेज हो गया तो क्या कंडीशन आएगा वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है सो देखिएगा। क्या कहता है? खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में बदला जाता है? तो बेटा खाद्य तेल कहने का मतलब आपका कौन सा तेल? तो खाद्य तेल कहने का मतलब वनस्पति तेल। खाद्य तेल कहने का मतलब कौन सा तेल? तो वनस्पति तेल। कौन सा तेल? वनस्पति तेल, जो आप लोग खाते हैं। तो खाने वाला तेल। खाद्य तेल मतलब क्या? खाने वाला तेल। खाद्य तेल मतलब क्या? खाने वाला तेल। खाने वाला तेल क्या होगा? तो खाने वाला तेल आपको नारियल हो गया, सरसों तेल हो गया, ऐसे बादाम का तेल हो गया, सब हम खाते हैं। जिस फल को खाते हैं उसके तेल को खाने में कोई बुराई नहीं है। तो खाद्य तेल इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खाद्य तेल आपको यही होते हैं। और ये खाद्य तेल जो होगा, इसको किस में बदलना है? तो इसको वनस्पति घी में चेंज करना है। किस में घी करना है? तो वनस्पति घी में बदल देना है। और वनस्पति घी में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर एक प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। उस प्रोसेस को बेटा क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। इसका रिएक्शन किसके साथ करवा देंगे? हाइड्रोजन के साथ करवा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटेलिस्ट। कौन सा कैटेलिस्ट? तो निकल कैटेलिस्ट जो होगा, यानी जो निकल उत्प्रेरक होगा, इस उत्प्रेरक के उपलक्ष्य में ये रिएक्शन करवा देंगे। तो ये किस में बदल जाएगा? तो वनस्पति घी में बदल जाएगा। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ऑक्सीडेशन नहीं करवाएंगे, ऑक्सीडेशन भी पढ़ा चुके हैं। ऑक्सीकरण हिंदी में लिख देते हैं, इसको हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। ठीक है, यह हाइड्रोजनीकरण हो गया। ये जो आपका हो गया वो ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। और ये जो आपके आ गए ये आपके अवकरण हो गए। क्या हो गए? अवकरण हो गया। ये वो आपको आ गया नाइट्रोजोनीकरण हो गया। जोनीकरण हो गया। तो ये आपको नाइट्रोजोनीकरण हो गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा?
दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। और इस प्रकार आपका एक बहुत ही खूबसूरत सा जो लेक्चर था ब्रह्मास्त्र का, उस लेक्चर का हम क्या किए, समाप्ति कर दिए। और बहुत ही प्यारा, बहुत खूबसूरत और बहुत जबरदस्त लेक्चर आपके बीच लाया गया और आपने इस लेक्चर को देखा, समझा। तो एक एक क्वेश्चन को अब आपको क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है। ऐसे आपको सेट, अगर इसका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा तो मैं ऐसे आपको पर डे 50-50 क्वेश्चन का सेट कंटिन्यूअसली आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और लगातार जब इतना क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस करेंगे, हमारे साथ बने हुए रहेंगे, तो इसमें बेटा कम समय इसीलिए लिए है क्योंकि अब एग्जामिनेशन आ गया, टाइम आपको मैनेजमेंट करना होगा। बहुत कुछ पढ़ा चुके हैं, थ्योरी का कंटेंट जो पहले लिख के समझाते थे वो मैं बोल के समझाया हूँ। और एक एक कंटेंट जो आपको इसमें दिखाया गया वो बहुत ही महत्वपूर्ण आपको कंटेंट था। नो डाउट कि कहीं से कुछ दिक्कत था। और कल आपको याद होगा कि कल मैं आपको शाम में 7:30 से 8